डॉक्टर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आगे से दिनचर्या चैप्टर को आगे देखेंगे। हमने नस्य तक इसको पढ़ लिया था और धूमपान के बारे में भी हम इसमें जान चुके थे कि धूमपान क्या है। अब इसके बाद जो मुख्य रूप से चीजें आती हैं उन्हें हम समझते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो हमारा पान का पत्ता होता है यानी पान का सेवन करने को बोला है, जिसको तांबूल के नाम से वर्णन किया गया है। तो प्रतिदिन व्यक्ति को तांबूल पत्र का सेवन करना है। प्रतिदिन व्यक्ति को तांबूल पत्र का सेवन करना है, ऐसा वर्णन मिलता है भागवत संहिता में। बट ये किन किन को नहीं करना है और किन किन को ये करना है, स्पेशली इसको इन शॉर्ट कंडीशन में हम देख लेते हैं। जिस व्यक्ति को उर्छत हो, जिस व्यक्ति को पित्त की वृद्धि हो, जिस व्यक्ति को वात की अत्यधिक वृद्धि हो, जिस व्यक्ति को रायक्षमा जैसी कंडीशन हो, उन व्यक्तियों को, या मूर्छा, विष इत्यादि से पीड़ित हो, उन व्यक्तियों को ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसके गुण धर्मों को आप देखें। ये कटु विपाकी उष्ण वीर्य होता है, कटु विपाकी उष्ण वीर्य, और इसमें रस की प्रधानता तिक्त रस प्रधान होता है, तिक्त रस प्रधान ये रहता है। तो कटु विपाक और उष्ण वीर्य क्या करेगा? कटु विपाक और उष्ण वीर्य शरीर में पित्त की वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कटु विपाक और उष्ण वीर्य ये पित्त वृद्धि में बहुत ज्यादा भाग लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं रस की तरफ। रस क्या है? तिक्त रस है। तिक्त रस क्या है? कटु तिक्त कषाय हमने पढ़े। ये वात का वर्धन करने वाले भी होते हैं। तो ये किन रोगों को नष्ट करेगा? ये नष्ट करेगा हमारे शरीर से कफज रोगों को स्पेशली समाप्त करने का कार्य करेगा। इसलिए तांबूल को मुख विशुद्धि कर भी बोला है, मुख का प्रक्षालन करने वाला बोला है, और ऊर्ध्वांग के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। ऊर्ध्वांग के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए बोलते हैं कि आप अंजन कर लीजिए, आप नश्य कर लीजिए, आप दत्वन कर लीजिए, देन इसको आप मुंह में डाल के चबाना शुरू कर दीजिए। ये आपको डेली करना है। इसके तांबूल के चबाने से आपने देखा होगा कि हमें लार की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होने लगती है, और जब लार ग्रंथियां ज्यादा एक्टिवेट, ज्यादा या इसको कहें बैलेंस्ड कंडीशन में एक्टिवेट होती हैं, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपरली होता है। मुख का जो सलाइवा रहता है, वो सलाइवा हमारी बॉडी में जो पनप रहे बैक्टीरिया और पैथोजेंस को, मुख के अंदर जो पनप रहे होते हैं, उनको किल करने का कार्य करता है। अच्छा, एक सिंपल सा, मैं आपको, दिनचर्या चल ही रही है तो यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि हम रात को, हमें ये अभी हमने आयुर्वेद में भी देखा, मॉडर्न साइंस में भी हमने देखा है कि हमें 2 बार ब्रश करने को बोला गया है। 2 बार टूथ को साफ करने के लिए बोला गया है। नंबर 1 सुबह मॉर्निंग में हमें करना ही करना है, और रात को फिर हमें सोने से पहले करना है। ये मुझे आप बताइए, आप सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि सुबह और शाम के ब्रश करने में कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सुबह ब्रश ना करें और शाम को रोज ब्रश करें, तो क्या ये चल जाएगा? ये कुछ हद तक हमें बेनिफिट दे सकता है, हालांकि नुकसान तो थोड़ा बहुत करेगा। लेकिन आप यदि सुबह का ब्रश कर रहे हैं लेकिन शाम का नहीं कर रहे, तो नुकसान बहुत हो सकते हैं। लेकिन आप शाम का कर रहे हैं, सुबह का नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने नुकसान नहीं हो सकते। चलिए इसके पीछे का रीजन हम जानते हैं। हमारे मुंह में लार 24 घंटे बनती रहती है, 24 घंटे बनती रहती है, और वो लार जैसी बनती है, हम अंदर उसको सॉल्व इन कर लेते हैं। जैसे लार बनी, हमने अंदर ले लिया। अब ये लार जो होती है, वो लार चारों तरफ से एक्टिवेट होती है, और पूरे मुंह की अपनी वक्कल कैविटी होती है, म्यूकोसा होती है, उस म्यूकोसा को
क्लीन करते हुए, दांतों के अंदर से क्लीन करते हुए यह हमारी इंटेस्टाइन की तरफ वायरस बैक्टीरिया जो भी होते हैं मुख के अंदर उनको ले जाती है और वहां पर एसिडिक रिएक्शन के कारण, डाइजेस्टिव रिएक्शन के कारण, एंजाइम्स की प्रोसेस के कारण, वहां की अपनी इम्यूनिटी के कारण वहां पर इन सबको भी डिटेल में किल कर दिया जाता है। बाकी कुछ को तो हमारी लार मुख के अंदर ही किल कर ली। तो मुख प्रक्षालन लगातार दिन भर चलता रहता है। दिन भर मुख प्रक्षालन लगातार चलता रहता है और साथ में हम पानी का इंटेक भी करते रहते हैं रात को, सॉरी सुबह करते रहते हैं। ये सारा प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन सुबह दिन भर चलता रहता है। तो हम साथ में कई बार पानी भी पीते हैं दिन भर में, तो वो अंदर चला जाता है। लेकिन रात को आप जब बिस्तर पर सोने जाते हैं तो आपकी लार ग्रंथियां तो चल ही रही होती हैं, लार का सिक्रेशन तो हो ही रहा होता है, अदरवाइज मुंह बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा। ऐसा कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि जो लोग, ऐसा बहुत से लोगों में देखने वाले, जो लोग क्या है पानी पी के नहीं सोते हैं और पानी पीने के बाद मैं आपको एक नॉर्मल चीज बता दूं कि वो कंप्लेंट आपके पास लेकर के आएंगे, डॉक्टर साहब हमें रात को हम सोते हैं तो हमें खांसी उठती है, बहुत ज्यादा खांसी उठती है जब हम रात को सोते हैं 12-1 बजे के आसपास। फिर उनसे आप क्वेश्चन पूछिएगा कि आप पानी पी लेते हो रात को तो आपको आराम मिलता है खांसी में? तो वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा 1-2 घूंट हम पानी पी ले तो आराम मिलता है। ये वही लोग हैं जिनकी सलाइवरी ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। इनसे बोलिए तांबूल पत्र का सेवन करना शुरू करें। तांबूल पत्र ऐसा नहीं कि वो ठाकरे गुटखा और वो वाला, वो तंबाकू वाला मिला करके बनवा के ले आए पान, उसको खाना शुरू करते हैं। सादा पान जो होता है नॉर्मली, जिसमें गुलकंद वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सुपारी का जर्क होता है, लौंग उसमें रहती है, ये सारी चीजों को बनवा करके वो खाएंगे तो उनको लार ग्रंथियां एक्टिवेट होंगी। हम डिस्कस करते हैं किस पर, कि रात को करना क्यों जरूरी है ब्रश, ब्रश करना क्यों जरूरी है रात को। तो वही चीज कि वो व्यक्ति जब रात को सोता है तो लार होती है, लार इकट्ठी होती है मुख के अंदर, और मुख के अंदर जो लार इकट्ठी होती है वो लार, वो सैलाइवा मुख में स्थिर पड़ा रहता है उसी जगह पे। और हमने पढ़ा है, सुना है, देखा भी है कि ठहरे हुए पानी में गंदगी बहुत फैलती है और ठहरे हुए पानी सड़ना शुरू कर देता है। ठीक यही कंडीशन हमारे मुख के अंदर लार के साथ होती, सलाइवा के साथ होती, कि जब वो सलाइवा एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहां से उस सलाइवा से, उस सलाइवा में रिएक्शंस होने लगती हैं। और वो रिएक्शंस क्या होती हैं? डिकेइंग रिएक्शंस होती हैं। तुम्हारे दांतों के एनेमल को खराब करना शुरू कर देता है, म्यूकोस आप खराब करना शुरू कर देता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे मुख के कई पोर्शंस को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए रात को यदि आपने ब्रश किया, खाना खाने के बाद आप सोने के लिए गए, सुबह आप उठे, आप कुछ नहीं, मुंह में कुल्ला डाल के कवल भी कर सकते हैं। ऐसा छैम कौतूहल पुस्तक में देखने को भी मिलता है। ये कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडर्न साइंस भी इसको बहुत ज्यादा मानती है। छैम कौतूहल में बोला गया है कि 12 बार आपको कवल या गंडूस का धारण करना चाहिए, आपका मुख विशुद्ध हो जाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं रात्रि में भी इस चीज को करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइम पे करें। इसके बाद हम चलते हैं अभ्यंग के गुणों की तरफ। अभ्यंग के गुणों की तरफ हमें चलना है। अभ्यंग क्या है, इसके फायदे क्या है, पहले इन चीजों को देखिए। उन्होंने बोला है कि हमें दिन प्रतिदिन शरीर का अपना अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग मतलब मसाज, मसाज की प्रोसेस। मसाज भी एक सिस्टमेटिक वे में करना है कि कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, टोटल इससे हम लाभ कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से इसको किस टाइम पर परफॉर्म करना बेटर रहेगा। तो इन्होंने बोला है अभ्यंगम आचरित नित्यम सा जराश्रम बातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वक दांडर्य कृत। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो तेल अभ्यंग के गुण बता रहे हैं वो, कि शरीर पर दिन प्रतिदिन हमें अभ्यंग लगाना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। इससे हमारी एजिंग रुक जाती है, यानी बुढ़ापा रुक जाता है।
थकान मिट जाती है, वात दोष नष्ट होने लगते हैं, वायु का समापन होने लगता है शरीर से। वायु कौन सी? नॉर्मल वायु का नहीं, वायु अर्थात हमारे शरीर की एक्स्ट्रा वायु या जो हमें नुकसान पहुंचा रही है वो वायु। शरीर पुष्ट होता है, आयु बढ़ती है, नींद भली प्रकार आती है, आराम आता है, त्वचा निर्मल और झुर्रियों से रहित शरीर दृढ़ होता है। ऐसा क्यों? एक ओवरऑल ब्लड फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन पर हमारे झुर्रियां गायब होने लगती हैं। स्किन पर न्यूट्रिशन की कमी ना होने की वजह से डेड स्किन भी गायब होने लगती है। इसलिए विशेषकर हमें ये नित्य प्रतिदिन करना है। जिन महिलाओं या जिन पुरुषों को अपनी सुंदरता का ख्याल रखना है वो तो विशेषकर करें। पीजी के बेसिस पर मैं आपको बता दूं, अब अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जो कोटेशन है, दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु, दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु, स्वप्न सुत्वंग दाढ़र्यकृत, ये जो कोटेशन है ये ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट में हमारे आयुर्वेद के में कई बार पूछा गया है। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप लगा लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप टिक कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दृष्टि प्रसाद पुष्टायु, दृष्टि प्रसाद पुष्टायु, स्वप्न त्वंग दानन करत, इसको आप AIAPGET लिख करके लिख लीजिए। अब हम चलते हैं इसके अन्य वक्तव्य की तरफ। इन्होंने बोला है सिरहा श्रवण पादेशु तम विशेषण सीलिएत। ये कहना चाह रहे हैं कि सिर यानी हमारा हेड, हमारा फोरहेड, हमारा टेम्पोरल वेम्पोरल पूरा मिलाकर के, कुल मिला के सिर यानी मस्तिष्क, आपका ब्रेन, कर्ण और पैर, इन तीन का स्पेशली एनी हाउ आपको अभ्यंग करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि एक ये ऐसी इंद्रियां हैं हमारे शरीर की कि जो विशेष स्थान अपने आप में रखती हैं और इनको खतरा होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको दिन प्रतिदिन करना चाहिए। हमारे आचार्य चरक ने चरक संहिता में लिखा है कि यदि आप तलवों का अभ्यंग प्रतिदिन करते हैं, इसमें मैं कोटेशन आपको देख करके बताता हूं। उन्होंने कहा है कि आप तलवों का कोटेशन नित्य प्रतिदिन करते हैं तो आपको आंखों की रोशनी में लाभ मिलता है, चेहरे की कांति में लाभ मिलता है, आप ग्लोइंग फेस आपको प्राप्त होगा। आप कीजिए। अगर एक्यूप्रेशर की माने हम, तो ये हमारी बॉडी के आप तलवों का आप अच्छे तरीके से अभ्यंग करते हैं, मसाज करते हैं, तो एक्यूप्रेशर की माने तो यहाँ पर कई प्रकार के पॉइंट्स होते हैं, या मर्म चिकित्सा की माने तो कई प्रकार के पॉइंट्स होते हैं। तो एक तरीके से पूरी बॉडी को हील कर रहा है, पूरी बॉडी को हील कर रहा है। लेकिन विशेषकर जो इसके तुरंत लाभ देखे गए वो नेत्र की रोशनी को बढ़ाते हुए देखे गए हैं, चेहरे की कांति को, लिवर को रिपेयर करने के लिए इसका प्रयोग करते हुए देखा गया है। इसी प्रकार हमें अपनी सिर का मसाज इस प्रकार से हमें करवाना है अच्छे तरीके से। कान के अंदर थोड़ा 1-2 ड्रॉप बिलवादी तेल या अपामार्ग क्षार तेल, डिपेंड ऑन नॉर्मल कंडीशन। आप आंवले की तेल भी आप डाल सकते हैं, आंवले का बना हुआ सिंपल तेल भी आप डाल सकते हैं, वो भी काफी फायदेमंद होता है। अब भाई हमने पढ़ लिया कि भाई इसके गुण क्या होते हैं अभ्यंग के। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि किन किन ऑर्गन्स पर करना है, क्यों करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमने देख लिया। अब किनको नहीं करना है, इन चीजों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। किनको नहीं करना है उसको डिस्कस करना है। तो अभ्यंग का निषेध बताया है। एक तो कफ से पीड़ित व्यक्ति को, कफ से पीड़ित व्यक्ति को, वमन विरेचन से जिससे शरीर का शोधन किया हो, और अजीर्ण रोगी को अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कफ से पीड़ित व्यक्ति को, चलो वमन विरेचन से पीड़ित व्यक्ति को शरीर का शोधन नहीं करना चाहिए, चलो चीज समझ में आती है।
और अजीर्ण के रोगी को नहीं करना चाहिए, ये भी चीज समझ में आती है। लेकिन ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आई कफ से पीड़ित व्यक्ति को। देखिए, ये शायद कहना चाह रहे हैं आम दोष वाले व्यक्ति को, ये शुद्ध कफ वाले व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं जिसमें कफ एज ए दोष वर्क कर रहा है। समझिएगा इस पॉइंट को। कफ यदि हमारे शरीर के अंदर है तो वो एज अ मेडिसिन, एज अ ओज, एज अ इम्यूनिटी वर्क कर रहा है। लेकिन यही कफ ज्यादा मात्रा में हो जाए, दैट इज टॉक्सिन। इट्स वर्क लाइक अ फ्री रेडिकल्स, सो वी कॉल्ड इट आमा। ये हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के लिए जहर जैसे कार्य करता है। जो हमने दूषी विष पड़े हैं कि शरीर में पड़े पड़े शरीर में पड़े पड़े धीमे धीमे करके पॉइजन रिलीज करते रहेंगे, और स्लो स्लो कंडीशन में ये पॉइजन रिलीज करते हैं, और वो पॉइजन रिलीज करने के बाद ये बॉडी के प्रत्येक अंग को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बोला गया जहां पहुंच गया आम, माँ का हो गया काम तमाम। तो ये उस कफ से पीड़ित व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आपकी बॉडी में कफ यदि बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी में कफ बढ़ा है, बट वो आम की कंडीशन में नहीं है। देखिए, कई व्यक्ति फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, अच्छे खासे मोटे होते हैं। वो मोटे होने के बाद उनकी बॉडी में कफ आम की दृष्टि कम, बहुत कम मिलेगी। उनका आप प्रॉपरली वो करेंगे तो केवल कफ दोष बढ़ा हुआ मिलेगा एक्सेसिव मात्रा में। और यहाँ ये जो निषेध बोला है ना, इसको स्पेशली आप देखिएगा। ये अभ्यंग निषेध नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तेल अभ्यंग। स्पेशली तेल का अभ्यंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाया था। पित्तम सायस्नेह, पित्तम सायस्नेह, स्नेह जो गुण है वो किसको डिनोट करता है? ऑयल या लुब्रिकेशन को। स्निग्ध गुण कफ का गुण है। हम कई समय से पढ़ते रहे, स्निग्ध गुण कफ का है, जो कि वात के रूक्ष गुण के विपरीत है। तो उस स्निग्ध गुण को और पित्त के स्नेह गुण को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो ये वृद्धि नहीं हो जाएगी। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। तो कहीं ना कहीं पित्त का स्नेह गुण कफ के स्निग्ध गुण को बढ़ा सकता है और कफ की वृद्धि में सहायक हो सकता है। तो यहाँ तेल अभ्यंग के लिए इन्होंने मना किया है। लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो व्यक्ति ओबेसिटी के होते हैं, मोटापे के होते हैं, जो व्यक्ति ओबेसिटी प्लस डायबिटीज को लेकर के आ रहे हैं हमारे पास, उन व्यक्ति के अंदर हमने अभ्यंग के लाभ लिए हैं। वो अभ्यंग क्या है, कौन सा है, सुनिए। उस अभ्यंग को हम बोलते हैं रूक्ष अभ्यंग। रूक्ष अभ्यंग, यहाँ स्नेहित अभ्यंग बोला गया है तेल अभ्यंग के बारे में। रूक्ष, देखो, तेल अभ्यंग स्वास्थ्य, यहाँ दिनचर्या में टोटल बात हो रही है कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, नॉट फॉर आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। तो स्वस्थ रहने के उपायों पर चर्चा चल रही। तो यहाँ पर हमने देखा तेल अभ्यंग डेली करना है, तेल से अभ्यंग डेली करना है। कौन सा तेल होना चाहिए? जो तेल आपके यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो, आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हो। अदरवाइज बला तेल को बेटर मानता हूं मैं। बला तेल हुआ, लाक्षारी तेल हुआ, इनसे आप कर सकते हैं। तो रूक्ष जो अभ्यंग होता था, हम क्या करते हैं, पेशेंट का अगर 80 kg वेट है, 90 kg वेट है, हमने उसका अभ्यंग किया लगभग आधे घंटे, लगभग 45 मिनट तक के लिए हम करते थे। 45 मिनट तक हमने उसका अभ्यंग किया। उसके बाद उसका वेट चेक किया, कम से कम 3 से 4 किलो, किसी किसी का 8-8 किलो वजन कम होते हुए हमने देखा है। और शुगर, डायबिटीज जो 140, 170, 180 के आसपास आ रही थी, सीधा 100 के आसपास, 100-120 के बीच में
आकर के वो रुकती है। इतने शानदार रिजल्ट मिलते हैं। उसमें हम त्रिफला पाउडर को, उड़द की दाल को, और भी 3-4 चीजें और थी जो फॉर्मूला मैं आपको देख करके बता दूंगा। उन चीजों को हम मिला करके उसको करते थे और उससे बहुत अच्छे बेनिफिट हमने देखने को मिले हैं। ऐसा क्यों होता था? ड्राई स्वेदन ड्राई अभ्यंग जो होता है बॉडी में, एक तो वात का हल्का सा प्रभाव बढ़ा देता है, साथ में उष्णता को बढ़ा देता है, अब ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो कफ धातु का क्या होगा? कफ धातु की लंका लग जाएगी। ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से शुगर जो शरीर में बढ़ी हुई आती है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। साथ में ट्राइग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल का जो है हमारा, उनका मेटाबॉलिज्म होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, तो मोटापा हुआ, थायराइड के पेशेंट्स के अंदर से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। इवन हमने डायबिटीज और मोटापे पर वर्क किए हैं। अगर कोई इनके पैरामीटर्स अगर देखना चाहे, अगर रिसर्च करना चाहे, तो मुझे लगता है कि अभ्यंग से बहुत सारे ऑर्गन्स को बेनिफिट होता होगा, बहुत सारी डिजीज में लाभ मिलता होगा। तो अभ्यंग के लाभ देखते हैं। लाभ क्या है इसके? व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ द अभ्यंग? सॉरी, अभ्यंग को हमने देख लिया। व्यायाम की तरफ चलते। व्यायाम के लाभ क्या है अभ्यंग के? तो हमने देख लिए कि जरा श्रम बातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुप्तं दांडर्य कृत, ये उसके हमने अभ्यंग के गुण पढ़े। अब व्यायाम के लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधसः, लघुता आएगी, कर्म सामर्थ्य आएगी, अभी समझेंगे कि पॉइंट को। दीप्त अग्नि मेदशः क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायाम उपजायते, विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते, ऐसा बोल रहे हैं। अब इसको देखते हैं कि सबसे पहले बोला उन्होंने लाघव। जब आप व्यायाम करते हैं तो बॉडी में एक लाइटपन, हैवी वेटेड व्यक्तियों का वेट कम होता है, अपनी कर्म सामर्थ्य से ज्यादा हल्का सा अगर ज्यादा करते हैं तो उनका वेट कम होता है, अदरवाइज वो नॉर्मल वेलबींग पर चलते हैं। देखो, व्यायाम भी दो प्रकार से होता है, एक एज अ मेडिसिन और एक एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। आपकी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए भी व्यायाम होता है, आपके रोगों को समाप्त करने का भी व्यायाम होता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। तो यह हम चर्चा कर रहे हैं अभी फिलहाल स्वस्थ रहने के व्यायाम। आपकी बॉडी में लघुता आती है। क्यों आती है लघुता? बॉडी के अंदर जितना भी आमज पार्ट है, वो सारा आमज पार्ट आपकी बॉडी से व्यायाम के दौरान मेटाबॉलिज्म तेज होने से डाइजेस्ट होने लगता है। आपकी बॉडी में एक एनर्जी का प्रवाह, एक ब्लड फ्लो का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ाता है। आप जब व्यायाम करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन अधिक मात्रा में लेते हैं और वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिलकर के बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचती है। प्रत्येक पार्ट तक पहुंचने के बाद, बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचने के बाद आपकी प्रत्येक पार्ट की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको व्यान वायु प्रवाह बोला गया है। अगर आप बहुत ज्यादा व्यायाम कर लेते हैं तो यही व्यान वायु बढ़कर के अटैक भी आपको लेके आ सकती है। अभी कई लोगों को आए, राजू श्रीवास्तव जी और ये सबको आए हैं, आप देख सकते हैं। इसी का शायद एक रीजन हो सकता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कर्म सामर्थ्य है। देखिए, आप आज 1 घंटे पढ़ रहे हैं, आधे घंटे पढ़ रहे हैं। अभी हम इस क्लास को, जो संहिता की क्लास होती है, उसको आधा पौने घंटे ही बस कंडक्ट करते हैं। धीमे धीमे इसको 1 से 1.5 घंटे की तरफ हम लेकर के चलेंगे। तो ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि शुरू से हमने 2 घंटे 1.5 घंटे क्यों नहीं पढ़ाया? हमने 1.5 घंटे 2 घंटे डेली इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये भी एक व्यायाम है। इट्स अ एक्सरसाइज। प्रत्येक वो चीज जिसको निरंतर अभ्यसित कर रहे हैं हम, जिसको निरंतर अभ्यसित कर रहे हैं, वो एक एक्सरसाइज है। अभ्यसित मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक एक्सरसाइज की फॉर्म में आ जाती है। आप आज मेरे से आधे घंटे पढ़े,
आपने आधा घंटा संहिता की क्लास पढ़ी, कल हमने 5 मिनट और बढ़ा दी, परसों हमने 5 मिनट और बढ़ा दी, नरसों हमने 5 मिनट और बढ़ा दी, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 1-1.5 घंटे तक हम लेके गए, तो आपकी बॉडी में थकावट भी नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट भी खत्म नहीं होगा, और आप उसके संहिता के पर्सपेक्ट में एक तरीके से घुलना मिलना शुरू हो जाएंगे। आप उसको समझने के एक ऑरा में चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी बॉडी धीमे 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 अपनी उसकी मसल्स टूटने लगती है, मसल्स बिल्डअप होने लगती हैं, नई सेल्स की बॉडी में क्षमता बढ़, नई सेल्स की बॉडी में ग्रोथ होती है, नई सेल्स बॉडी में बनती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कर्म सामर्थ्य। उसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में एक शक्ति आती है जो हमें किसी कार्य को करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। पहले 5 किलो वजन उठाने में थक जाते थे, हमने वेट उठाया भाई 2.5 किलो से उठाना शुरू किया, मसल्स और टाइट हुई, फिर हमने 2.5 किलो और बढ़ाया, 5 किलो हो गया, फिर हमने 2.5 किलो और बढ़ाया, हम 7 से लेकर के 10 किलो तक वेट उठाने लगे हैं। आप जैसे जैसे और करते जाएंगे आपकी मसल्स और बिल्ड होती जाएंगी, मसल्स और बिल्ड होती जाएंगी, आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो आपकी कर्म सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, कर्म सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद दीप्तो अग्निर्मेधसः बोला गया है कि आपकी अग्नि बढ़ जाती है, अग्नि तीव्र हो जाती है, जिसकी वजह से मेद इत्यादि धातुएं जो मोटापे के लिए मैंने अभी जस्ट बोला, ओबेसिटी के लिए, वो कम होने लगती हैं और एक बैलेंस अवस्था में आने लगती हैं। फिर उसके बाद बोला है उन्होंने विभक्त घन गात्रत्व शरीर के अंग व्यवस्थित दिखते हैं, विभक्त होते हैं। आप जिम करें, आपका चेस्ट, आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, आपका शोल्डर, आपकी बैक, आपका बटरफ्लाई बैक, ये सभी आपके प्रॉपरली एक अलग शेप में आते हैं और आपकी बॉडी के प्रत्येक अंगों को आप दूर से देख सकते हैं कि हाँ ये अंग ये है, ये बॉडी का ये अंग है, जो सुपरफिशियली एक्सटर्नली दिखते हैं उनको। इसलिए उन्होंने बोला विभक्त अंग गात्रोत्तम, अंग अच्छे दिखते हैं, सुडौल शरीर दिखता है, अट्रैक्टिव व्यक्ति दिखता है, और दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार के शरीर को पाने के लिए आपको व्यायाम करना होता है, साथ में आप कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स व्यायाम से ले सकते हैं। अब व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए भाई? व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर बोला गया है वात पित्त रोगी को नहीं करना है, वात और पित्त रोग को बढ़ाता है, बालक 16 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के व्यक्ति को नहीं करना है, हैवी व्यायाम के लिए बोल रहा है, बाकी नॉर्मल योग सब करते रहे। अजीर्ण रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिए, अजीर्ण रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोल दिया है, पता नहीं क्यों बोला है। ये कंसेप्ट मेरे से परे है, इसके बारे में और सोचूंगा मैं कि अजीर्ण रोगी को व्यायाम करने को क्यों नहीं बोला है, जब बल्कि व्यायाम तो हमारी अग्नि को दीप्त कर रहा है तो ये अजीर्ण को भी डाइजेस्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा, हम इसको चुनौती नहीं दे सकते, बट इसके पीछे के रीजन को जरूर पूछ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, आचार्य भागवत जी ने ऐसा क्यों बोला है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टर्म पर देखेंगे। अब व्यायाम की योग्यता क्या उन्होंने बोला, अर्ध शक्त्या निशे व्यस्तु बलि विहि स्निग्ध भोज विशीत काले बसंते चंबंद विव तत्व अन्यदा। उन्होंने बोला है व्यायाम आपको अपनी अर्ध शक्ति के बराबर करना है, अर्ध शक्ति के बराबर। व्यायाम का सेवन बलवान एवं स्निग्ध भोजन करने वाले पुरुषों को शीतकाल बसंत ऋतु में आधी शक्ति से करना है, और ग्रीष्म वर्षा और शरद में आधी शक्ति से भी कम करना है। अब इससे ज्यादा यदि कोई व्यक्ति कर लेता है, आधी शक्ति का पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए कुछ बताए हैं पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। माथे पसीना आना, यहाँ पसीना आना, ये जगह से पसीना आना, जब बूंदों के रूप में इस जगह से पसीने का स्राव होने लगे तो उसके कुछ ही मिनटों के अंदर आपको एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए। सही साथ में आपकी हार्ट बीट तेज होने लगती है, तो तब आप बंद करना जरूरी है। हृदय स्थानस्थो वायुर्वधा वक्त प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतोस्त बलार्दश लक्षणम। ये वही पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया, वही पॉइंट उन्होंने श्लोक में सुश्रुत जी ने बोले हैं। व्यायाम के बाद क्या करना चाहिए, व्यायाम के क्या करना चाहिए? व्यायाम के बाद आपने देखा होगा अखाड़े में कुछ पहलवान वगैरह होते हैं, व्यायाम करने के बाद तेल से अपने बॉडी का मर्दन करते हैं इससे,
तो मर्दन करना चाहिए, क्योंकि जो मसल्स टाइट हुई उसको थोड़ा लूज कीजिए, उसको रिलैक्स कीजिए, ताकि मसल्स बिल्डअप होना स्टार्ट रहे। जब आप जिम वगैरह में जाते हैं तो आप बेड रेस्ट पर आते हैं, जब आप आते हैं जिम से लौट करके थोड़ा रेस्ट करते हैं, या रात को जितना जिम ट्रेनर जी कहता है कि आप अभी 6 घंटे सो रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने के बाद आप 8 से 9 घंटे जरूर सोने की आदत डालिए। क्यों? अश्वगंधा खाने को बोलता है। क्यों? ये बॉडी को रिलैक्स महसूस करते हैं। बॉडी जितनी रिलैक्स होगी आफ्टर जिमिंग, उतना मसल जितना टूटा है उससे दुगना मसल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। अति व्यायाम से हानि बोलिए, तृष्णा क्षय। वही बोला है कि प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, तृष्णा होगी, क्षय यानी कि छाती में हेमोप्टाइसिस की कंडीशन आ सकती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, रक्त पे थकान, क्लम, काश्वर्ज, भवन, और एक और इसमें हार्ट अटैक आप जोड़ लीजिए। हार्ट अटैक आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। हार्ट अटैक के ऊपर मैंने आपको कार्डियोलॉजी वाला वीडियो डाल रखा है, उसमें कुछ और देखेंगे। बाकी एक्सरसाइज और अटैक से संबंधित एक वीडियो मैं आपको जरूर बना के दूंगा कि एक्सरसाइज एंड हार्ट अटैक में क्या कॉज है। इसके लिए मैं डिटेल्ड स्टडी और अपने एक्सपीरियंस जो मेरे रजिस्टर्स में लिखे हुए हैं उनको मैं आपसे डिटेल करूंगा। तो इसके बाद एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, इस श्लोक को आप जरूर ध्यान कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। पहले तो आप इस श्लोक को तृष्णा क्षय प्रतमको रक्त पित्तम श्रम कलमः अति व्यायामता कासो ज्वर छर्दिश जायते, श्लोक को पूरा आप लिख लीजिए। पीजी में पूछा गया क्वेश्चन है, पीएससी वगैरह में पूछा जाता है, पीएससी में पूछा जाता है। फिर आता है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है और इसका बिल्कुल इस पॉइंट से कोरिलेशन मिलता है जो मैंने आपको बताया। व्यायाम, रात्रि जागरण, मुसाफिर यानी पैदल चलना, स्त्री प्रसंग, हास्य, भाष्य आदि साहसिक जो कार्य करते हैं, ये बोल रहे हैं अति के परिप्रेक्ष्य में, ना कि ये बोल रहे हैं कि भाई थोड़ी देर रात को जाग दिया तो ऐसी समस्या हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की अति कर दी हो, चाहे वो व्यक्ति पूरी रात जागता हो और काफी लंबे समय से जाग रहा हो, एक रात जागने पर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरी रात जाग रहा हो, बहुत ज्यादा उसको अध्वगमन की आदत हो, बहुत ज्यादा चलने फिरने की आदत हो, स्त्री पुरुष सेक्सुअली कॉन्टेक्ट्स में आने की बहुत ज्यादा हो, कई सेक्सुअली कॉन्टेक्ट्स उसके हो, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हंसता हो या बहुत ज्यादा रोने की भी आदत हो, बहुत ज्यादा बोलता भी हो, या बहुत ज्यादा साहसिक कार्य यानी बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग भी करता हो, जिम में होता है बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करना, यदि उसकी आदत है और उसने ये सारी चीजें सख्ती से अधिक कर ली हैं, बोला है भाष्य आदि साहसम, अपने साहस अपनी शक्ति से ज्यादा ये चीजें कर ली हैं, देन क्या हुआ, गजम गजम सिंह एवान कर्षण भजन्नति विनश्यति। क्या बोला? गजम सिंगम इवान कर्षण भजन्नति विनश्यति। एक हाथी पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हाथी पड़ा हुआ है, अब उस हाथी को खींच करके एक शेर लेके जाए खाने के लिए, अपने लालच बस उस हाथी को खींच के एक शेर लेके जाए तो क्या होगा बताइए? क्या वो हाथी को खींच पाएगा? नहीं, पूरी ताकत लगा देगा, नहीं खींच पाएगा, लेकिन उससे उसकी छाती फट के वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कि आपको जिम गए, आप जिम में जाने के बाद आपका जो कैपेसिटी है वो 10 किलो की है, आपने 50 किलो लगा करके पूरी ताकत लगाए खींचे जा रहे हैं, अचानक नाक से और मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से धीमे धीमे हार्ट बीट अनकंट्रोल्ड हो जाती है और आपकी डेथ हो जाती है, जो बहुत से बड़े बड़े दिग्गज अभिनेताओं के साथ हुआ है। मैं नहीं कहता कि इस वजह से हुआ होगा, बहुत से कॉज हो सकते हैं इसके पीछे, बट ये भी एक रीजन है।